Good morning, students. Myself Rohit Jangda and I am working as a PGT Geography in Suraj School, रेवाड़ी। तो बेटा इससे पहले हम जो है 3 यूनिट पढ़ चुके हैं जहाँ पे हमने पूरी की पूरी जो है फिजियोग्राफी यानी फिजिकल ज्योग्राफी को यूज़ किया था, लेकिन आज हम क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से, इस यूनिट से। ठीक है, ये आपकी 4th यूनिट है जिसके अंदर आप पूरी की पूरी जो क्लाइमेटोलॉजी है उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, किस किस तरह से आप उसको यूज़ करते हो। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 8 है। इसके अंदर आप क्या यूज़ करने लगोगे? सबसे पहले ये चैप्टर 8 जो है जिसका नाम है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। मैं आपको क्लियर यही बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर आप दो चीज़ें पढ़ोगे। एक है आपकी कंपोजिशन, इट मीन्स कि आपका जो एटमॉस्फेयर है वो किन चीज़ों से मिल के बना है। फॉर एग्जाम्पल योर बॉडी, आपकी बॉडी जो है वो उसके अंदर आपकी चमड़ी भी है, आपका मांस भी है, आपकी हड्डियाँ भी हैं। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स टुगेदर एंड मेक ए बॉडी। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें जो हैं एक साथ मिलती हैं और उसके बाद आपका शरीर जो है उसको बनाती है। अब ऐसे ही आपका एटमॉस्फेयर भी है जिसके अंदर अगर कंपोजिशन की बात करूं मैं, तो कंपोजिशन के अंदर तो आपकी डस्ट पार्टिकल भी हैं, आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस भी हैं, आपकी अदर जो मॉइस्चर भी है, जो चीज़ें हैं जो सारी की सारी इसके अंदर मिलती हैं और वो सारी की सारी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो पहली जो यूनिट जो है इसके अंदर, ये तो ऊपर यूनिट के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, लेकिन जो पहला चैप्टर है उसके अंदर हम एटमॉस्फेयर कंपोजिशन स्ट्रक्चर एलिमेंट एंड वेदर एंड क्लाइमेट की, वेदर और क्लाइमेट के अंदर क्या फ़र्क है, इन सब चीज़ों को इसी चैप्टर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात जो चैप्टर 8 है उसके अंदर है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। देखिए, एटमॉस्फेयर के बगैर आप ऑन द सरफेस, अर्थ सरफेस के ऊपर रहने के बारे में या जीने के बारे में सोच नहीं सकते। यू नीड गैसेस, आपको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, आपको सांस लेने के लिए, जो आपके जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको अपनी जो उनकी एक्टिविटी है उनको करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस की ज़रूरत पड़ती है। आपको ऑक्सीजन लेने के लिए ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे छोटे पेड़ पौधे हैं उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं ये सीधा सा सिंपल सा आपको ये कह सकता हूँ कि एटमॉस्फेयर जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट वी टॉकिंग अबाउट द डिफाइन द एटमोसफियर। देखिए, अलग अलग आप अपने तरीके से जो है ना डेफिनेशन दे सकते हो। एक सिंपल वर्ड में कहूँ, ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफियर, है ना। आपका जो गैसेज हैं उनके चारों तरफ आपके जो एक एनवायरनमेंट बना हुआ है या एक आपका ब्लैंकेट है जिसने ढक रखा है अर्थ को, वो आपका क्या है? क्लाइमेट, सॉरी एटमोसफियर। उसके बाद है व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द एटमोसफियर। द एयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ्स मास एंड 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमोसफियर इज दैट कन्फाइंड टू बी द हाइट ऑफ 32 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। द एयर इज colorless and odorless and can be felt only when the blow and wind। यानी आपकी जो है 99% जो मास है वो आपको 32 किलोमीटर तक मिल जाता है। ठीक है, एवरेज हाइट भी अगर मैं आपको मान के चलूँ तो आप ये कह सकते हो कि लगभग जब 32 किलोमीटर के आसपास आपको 99% मिल जाता है तो 1% के लिए आप ज़्यादा ऊपर मूव करने के बारे में शायद नहीं सोचते। ठीक है, ये आपकी हवा जो है वो, दूसरी बात आपकी हवा जो है वो कलरलेस है, मतलब सिर्फ जब ये ब्लो करती है, सिर्फ जब ये मूव करती है तब आपको ये दिखाई देती है, इसके अलावा इसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, उसके बाद है कैन यू इमेजिन व्हाट विल हैपन टू डू द अब्सेंस ऑफ ओजोन इन द एटमोसफियर। अगर एटमोसफियर के अंदर ओजोन नहीं होगी देन व्हाट विल बी हैपन। आपकी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि यहाँ पे रहना ही मुश्किल हो जाएगा। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल हेयर विदाउट ओजोन लेयर। वाई? बिकॉज ओजोन लेयर इज एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेज केम फ्रॉम सन। सन से जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनको जो है आपका जो ये है क्या कहते हैं ओजोन लेयर है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। आफ्टर दैट कंपोजिशन ऑफ द एटमोसफेयर। देखिए, कंपोजिशन जो है वो किन किन चीज़ों से आपकी जो मिल के जो है आपका बना हुआ है, जिसके अंदर देखिए दो फिगर हैं। ठीक है, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफेयर। सीधी सी तो मैं अगर सिंपल से आपकी बात करूं तो ये दो जो फिगर है ना, इसके अंदर आपका पूरा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, एक तरफ आपका है ये टेबल है आपकी 8.1 जिसके अंदर आपका परमानेंट गैसेज एंड द एटमोसफेयर दिखा रखा है। दूसरी तरफ आपका स्ट्रक्चर है जिसको एक फिगर के अंदर आपको दिखा रखा है कि किस तरह से आपकी लेयर हैं, कौन कौन सी लेयर को क्या कहा जाता है।
और कौन सी लेयर के अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ आपकी होती हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात है गैसेस की। तो आपकी सबसे पहली जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो अर्थ के जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाने के अंदर, उसको मेंटेन करने के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भले ही कम है लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसको ग्रीन हाउस गैसेज भी कहते हैं। ग्रीन हाउस सॉरी अगर आपका ग्रीन हाउस गैस के अंदर भी इसको काउंट किया जाता है। और दूसरी बात, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है, जिससे आपकी जो है इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहा जाता है। आफ्टर दैट है आपका ओजोन। ओजोन तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी। ठीक है, कि ये आपकी 10 से 15 किलोमीटर की हाइट पे मिलती है। 10 से 50 किलोमीटर की अबाउ जो हाइट है वहाँ पे आपकी ओजोन लेयर मिलती है। अब ये 10 to 15 काफ़ी डिफरेंस है, फिर भी आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि अर्थ जो है वहाँ पे कहीं पे आपका एटमॉस्फेयर जो है वो इतना ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं है, कहीं पे एटमॉस्फेयर ज़्यादा ऊंचाई तक है। उसके डिफरेंट रीज़न है। ठीक है, वो टेम्परेचर उसका एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो कहीं पे ये आपको 50 किलोमीटर के आसपास ओजोन लेयर मिलेगी, कहीं पे आपको ये 10 किलोमीटर के आसपास नियर टू पोलर रीजन मिलेगी। ठीक है, उसके बाद है आपका वाटर वेपर्स। व्हाट डू यू मीन बाय वाटर वेपर्स। देखिए एयर के अंदर अगर एयर कोल्ड है तो उसके अंदर वाटर वेपर्स कम मिलेंगे, जाहिर सी बात है कि। लेकिन जहाँ पे एयर आपकी गर्म है और नीचे की जो सरफेस है वो सारी की सारी वाटर सरफेस है, तो जाहिर सी बात है कि आपके वाटर वेपर्स आपको आपकी जो गैस है उसके अंदर, या आपकी जो एयर है उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, इसको डिफरेंट तरीके से आपका टोटल नंबरिंग में के में काउंट करते हैं, इसको वॉल्यूम में भी काउंट करते हैं। आपको जो वाटर वेपर्स हैं उसके अंदर अगर आप देखो इसके, तो ड्राई और जो कोल्ड एयर है उसके अंदर भी ये चेंज हो जाता है। उसके बाद है डस्ट पार्टिकल। देखिए atmosphere has a sufficient capacity to keep small solid particles which may originate from the different source and include sea salt। ये आपकी जो डस्ट पार्टिकल हैं, जैसे आज आप देखो बेटा चारों तरफ आपकी इंडस्ट्री हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी जो चल रही हैं ये इनका क्या काम, ये डस्ट पार्टिकल या आपके व्हीकल्स हैं, हवाएं चलती हैं, धूल उड़ती है, ये सारे के सारे आपके डस्ट पार्टिकल जो हैं ये आपके एटमॉस्फेयर के अंदर ही काउंट होते हैं, ये आपको एटमॉस्फेयर के अंदर ही मिलते हैं। इसके अलावा बहुत से और जो डिफरेंट रीजन है, ट्रांसपोर्टेशन है, पोलर रीजन्स के अंदर ड्राई विंड्स टू कंपोजिंग द इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन्स, डस्ट एंड साल्ट पार्टिकल्स एक्ट एज हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई अराउंड विच वाटर वेपर्स क्लाउडनेस टू प्रोड्यूस क्लाउड्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये अलग अलग है। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये आपके स्ट्रक्चर हैं एटमॉस्फेयर जिसके अंदर आपकी जो लेयर्स हैं उनके बारे में आप पढ़ रहे हो। सबसे पहली जो आपकी लेयर है वो है आपकी ट्रोपोस्फियर। ध्यान रखना ट्रोपोस्फियर जो है वो आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है, और ये सबसे नीचे जो है वो लेयर है आपकी। इसकी ये आपकी 9 से 10 इसकी आपकी करेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं सिंपल सी। जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे लोअर है एवरेज जो है वो करीबन 14 किलोमीटर के आसपास इसकी एवरेज हाइट है। कहीं पे ये 8 किलोमीटर है तो कहीं पे ये 18 किलोमीटर भी है। इक्वेटोरियल रीजन के अंदर 18 है, तो पोलर रीजन के आसपास ये आपकी 18 या 10 किलोमीटर के आसपास होती है। इस लेयर के अंदर आप जैसे जैसे ऊपर चलते हो वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो 165 मीटर के ऊपर 1 डिग्री जो है वो घट जाता है। मोस्टली जो आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो इसी लेयर के अंदर हो जाती हैं। ठीक है, और इसके बाद आपकी एक लेयर आती है जिसको कहा जाता है ट्रोपोपॉज। ये ट्रोपोपॉज आपकी स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर दोनों के बीच की लेयर होती है। एक ऐसी लेयर जिसके अंदर ना तो ट्रोपोस्फियर के गुण हैं ना ही आपकी स्ट्रेटोस्फियर के गुण हैं। तो ऐसी जो आपकी पोजीशन होती है या ऐसी आपकी जो ये कहूँ मैं आपको कि ऐसी आपकी जो एक लेयर होती है उसको कहा जाता है आपकी ट्रोपोपोज। इसके अंदर बिल्कुल स्टेबल कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं। उसके बाद है द स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के अंदर क्या है, इट इज़ फाउंड अबव द ट्रोपोपोज एंड एक्सटेंड अप टू द 15 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक ये मिलती है। स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ही आपकी ओजोन लेयर मिलती है। ठीक है, ये अल्ट्रावायलेट रेज को सबसे ज़्यादा इसी स्ट्रेटोस्फियर जो है उसके अंदर आपको एब्जॉर्ब किया जाता है। उसके बाद है मेसोस्फियर। इट लाइज अबाउ द, ये इसके ऊपर है, अप टू 80 किलोमीटर तक है करीबन। जो टेम्परेचर है उसके अंदर वो सिस्टम उल्टा है। ठीक है, हाइट जब 80 किलोमीटर तक पहुंचती है तो यहाँ पे करीबन करीबन आपका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है।
इसकी सबसे ऊपर जो लेयर है, अपर जो मोस्ट लेयर है या अपर मोस्ट जो आपकी पॉइंट है, उसको कहा जाता है इसके अंदर मेसोपोज। द आइनोस्फीयर, इट इज लोकेटेड बिटवीन 18 to 400 किलोमीटर, ठीक है, कंटेन्स इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पार्टिकल नॉन as ions and hence it known as ionosphere. Radio waves transmitted from the earth and reflected back to the earth by this layer. Temperature here starts increase with height. The uppermost layer is the atmosphere above reach up to -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे आपको इस लेयर के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद है एक्जोस्फेयर। तो एक्जोस्फेयर के अंदर तो आपको पता है कि जो बाहर की जो लेयर है, इन सब से बाहर जो है वो आपकी एक्जोस्फेयर है और इसकी कोई लिमिट नहीं है कि ये कितने किलोमीटर तक है। जो अलग अलग जोग्राफर्स हैं उनके हिसाब से इसकी अलग अलग लिमिट है। दिस इज द हाइएस्ट लेयर बट वेरी लिटल इज नोन अबाउट इट। वट एवर कंटेंट्स आर देयर, दीज आर एक्सट्रीमली rarefied in this layer and it's gradually merges with the outer space. अब देखो एलिमेंट्स एंड वेदर एंड क्लाइमेट्स, ठीक है। आप देखो पहले तो आप वेदर और क्लाइमेट के अंदर डिफरेंस समझ लीजिए। वैसे तो आप पहले भी पढ़ के आए हो 9th क्लास में इसको, कि वेदर जो है वो आपका एक शॉर्ट टर्म फिनोमिना है, एट द सेम टाइम क्लाइमेट जो है वो आपका एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना है। ये आपका करीबन वेदर जो है वो 1 घंटे का भी, 1 मिनट का भी, 10 मिनट का भी, 50 मिनट का भी, 50 दिन का भी, 50 घंटे का भी, इस तरह से हो सकता है। बट इफ़ यू डिफाइन क्लाइमेट देन यू नीड मिनिमम 32 ईयर्स फॉर ए ईयर। क्लियर? आफ्टर दैट आप इसके कंपोनेंट अगर देखो तो टेम्परेचर है, प्रेशर है, विंड है, ह्यूमिडिटी है, क्लाउड है और उसके अलावा प्रेसिपिटेशन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेसिपिटेशन एज वेल एज रेनफॉल? रेनफॉल के अंदर आपकी बारिश होती है जिसके अंदर पानी गिरता है। ये प्रेसिपिटेशन के अंदर आपकी बर्फ़ भी गिरती है, ओले भी गिरते हैं, ठीक है। आपकी जो है ड्रिजल्स, सारी इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है गाइज। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। क्लाइमेटोलॉजी की अगला जो चैप्टर है जो आपका 8th है, ठीक है, सॉरी 9th जो चैप्टर है उसके अंदर हम बात करेंगे कि कौन कौन से जो कंपोनेंट हैं, इन अलग अलग कंपोनेंट की बात करेंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें उसको इफेक्ट करती हैं, इन सब चीज़ों की बात हम अगले चैप्टर के अंदर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।